हम हैं सबसे तेज, सबसे पहले, प्रथम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आशीष मेहता और आज आप समझ हम लोग जो वादा किए थे कि शिक्षा जगत के एक नामचीन सितारे डीएसपी प्रभात रंजन जी से आप लोगों को मिलवाया जाएगा हमारे लाइव शो के कार्यक्रम में। आज हम लोग उन्हीं के साथ अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको मालूम है, यह जो भूमि है, यह जो मातृभूमि है हमारी भारत देश, जहाँ की इस मातृभूमि के बारे में जो कहा जाता है कि ये एक चाणक्य की धरती है। मौर्य वंश का स्थापना भी चाणक्य ने ही किया था। और चाणक्य की अगर बैकग्राउंड की आप बात करें तो चाणक्य महज एक शिक्षक थे, जिनका की उपहास वहां के तत्कालीन जो तभी उस वहां जगह के जो राजा थे, उन्होंने उनका उपहास उड़ाया था कि यह तो एक मामूली सा शिक्षक है, क्या करने का। लेकिन ये कहा जाता है, या आचार्य चाणक्य ने तभी भी कहा था कि अगर हमारे शिक्षा में सामर्थ्य है तो मैं अपने भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लूंगा। और यकीनन उन्होंने किया भी। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक लड़का, एक छोटा सा मध्यम परिवार का लड़का, जो कि अपने बाल उम्र से ही संघर्षों में घिरा रहा, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा प्रभात रंजन, अपने एक पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ महज अगर आप बात करें एक छोटी उम्र में जो एक मतलब क्या कहें कि संघर्ष की कहानी उन्होंने रचा, ये काबिल तारीफ है। और 43 वर्ष तक के लगातार संघर्ष के कारण उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम के बाद आज पूरी बिहार या पूरी भारत की बात करें तो उनमें एक चर्चा का विषय बना। आज हम लोग जानेंगे हमारे डीएसपी साहब प्रभात रंजन की कहानी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनके फ्लैशबैक में ले जाता हूं, आप जाने उनके बाल जीवन के बारे में। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ किया है हमारे पूर्णिया डीएसपी प्रभात रंजन जी ने, जिन्होंने काफी कड़े संघर्ष के बाद एक निम्न मध्य परिवार के लड़के होकर बिहार प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई। जब मौका मिला तो एसडीएम बनने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर उन्होंने चुना वर्दी। जी हाँ, खाकी वर्दी। ना कोई कोचिंग, ना कोई बड़े स्कूल, ना ही सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, ऊपर से शादीशुदा प्राइवेट स्कूल की टीचर और उम्र लगभग 45 वर्ष। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने ये संघर्ष के मैदान में अपने आप को पार लगाया होगा। चांदपुर जिला कटिहार के रहने वाले 5 भाई बहन में सबसे बड़े प्रभात, जिनकी प्रारंभिक पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय चांदपुर में ही हुई है। गांव की सोधी मिट्टी में ही पले बड़े प्रभात अपनी रोजी रोटी के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे और पूर्णिया के निजी स्कूल में भी बतौर शिक्षक अपना योगदान दे चुके हैं। इसी कड़ी में हमने उनके नैनीहाल ढाड़ा में उनके परिवार से उनके बचपन के बारे में बात की। आइए आज जानते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को अपने इस खास शो में उनकी पूरी कहानी पूर्णिया के जाने माने शिक्षाविद और हमारे प्रधान संपादक आशीष मेहता जी के साथ। माता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आए थे डीएसपी साहब के ननिहाल परिवार को देखने के लिए और यहीं पे आपसे मुलाकात हो गई। माँ का आंचल ममता का आंचल होता है। आप अपने बेटा में क्या प्रतिभा देखते थे और उनके लिए आप सबसे पहले क्या कहना चाहिए? मेरे बेटे में यह प्रतिभा हम बचपन से ही देखे। यह जो है कुछ बनना चाहता है और उसमें बनने की इच्छा शक्ति जो था वो बच्चे से था, आज नहीं हुआ है। और वो अपने समय में बहुत कष्ट भी झेला है और बहुत सुख भी झेला है, दोनों तरफ से है। मेरा जो था कि मेरा बेटा कोई ऐसा अफसर बने जो कि हमको शांति मिले। आज वह बेटा मेरा करके दिखाए।
वापस हम लोग आ चुके हैं सर के साथ स्टूडियो में। अभी आपने देखा कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे की खुशी पर आंसू बहा रही। ये आंसू साहब एक दिल से जो आवाज़ निकलता है ना, जब एक माँ को खुशी होती है, जब उनका लाडला जो कि बचपन में शरारतें करता था, कईयों की गालियाँ सुनता था कि तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, बदमाशी करता है, खेलता है, और उसके बावजूद जब उनका लगन, उनकी मेहनत का फल मिलता है तो ऐसे ही माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं। और आज वही आंसू आती है। अब हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं और सर से आपको रूबरू कराते हैं कि सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि कैसे सर का ये सफ़र यहाँ तक रहा। क्लास 8 में स्पेशली था तो उस समय प्रतियोगिता दर्पण में मैंने एक गोयल साहब आईएएस टॉपर हुए थे उस साल, तो मैंने उनकी इंटरव्यू पढ़ी और उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मुझे करना है तो प्रशासनिक सेवा में ही जाना है, अदरवाइज टीचर बनना है। दो प्रोफेशन को मैं चुना था और प्रशासनिक सेवा के बारे में एक किसी दिमाग के किसी कोने में जज्बा हमेशा रहा, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में कभी कभी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन एक उम्र आने के बाद लगा कि अभी भी मेरी उम्र बची हुई है, मेरे दोस्त कंप्लीट खोए हुए सपने को दोबारा पूरा कर सकता हूँ। उसी दिन से मैंने फिर प्रयास किया और 3-4 साल के प्रयास के बाद मुझे सफलता मिली। तो सर जैसा कि हमने अपने जानकारी जुटाई है आपके बारे में कि आप पहले शिक्षक हुआ करते थे, आपका जो बचपन है वो काफ़ी संघर्षमय रहा, आप शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे, अपनी कोचिंग चलाते थे। आप कोचिंग चलाने के साथ साथ आपको टाइम जो है वो तैयारी के लिए कैसे मिला? मैंने कोचिंग चलाने के पीछे एक मंशा बनाई थी कि मैं पठन और पाठन से जुड़े हूँ। पहले बोलते थे मेरे खास करके पिताजी, उससे न खेती होगा न बिजनेस होगा, तुम करेगा। चिंता उनकी वाजिब थी क्योंकि हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहाँ पे माँ बाप आपका कुछ ही वर्षों तक साथ दे सकते हैं, फिर आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है। तो इसी स्थिति में मैंने पढ़ाने का निश्चय किया और वैसे भी मैं जब क्लास 8-9 में था तो अपने सहपाठी को जो कमजोर थे मैथ्स में पढ़ाता था, क्लास में भी जब समय मेरे सॉल्व करता था, फिर अपने गाँव में भी मदद के लिए आते थे मैं बताता था। तो टीचिंग से मेरा जो लगाव है वो बचपन से। मेरे फादर कुछ पढ़ाते थे, इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन बताए या कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में फादर से ही पढ़ा। मैं ट्रिगोनोमेट्री में मैं अपने क्लास के छात्रियों को पढ़ाया। तो फिर जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी का ख्याल मन में आया तो मैं सोचा कि यदि मैं कुछ अपनी तैयारी के दरमियान सीखता हूँ तो मैं अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करूँगा, फिर वहाँ से फीडबैक आएगा, संवाद होगा और उस सब्जेक्ट टॉपिक पे मैं मास्टरशिप हासिल करूँगा। इसलिए मेरे कोचिंग में मेरा बच्चा जिला टॉपर होगा, उस पर तो मैं फोकस ही नहीं कर रहा था। मेरा फोकस होता था कि ये बच्चा जब क्लास 9-10 पास करके 11-12 पास करके इस रोजगार की दुनिया में खड़े हो तो वह किसी का मुहताज नहीं, बिल्कुल अपने पैर पे खड़े हो। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि आप ऐसे ट्रेन करते थे बच्चों को कि ताकि वो रोजगार की दुनिया में जब आए तो बच्चा कहीं उत्साहित ना हो और अपने आप को स्टेब्लिश कर सके। तो सर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो स्टडी कराते थे या आप जो पढ़ाते थे वो आपका सब्जेक्ट पहले क्या रहा था? अगर आप साइंस मतलब बात करें, मैट्रिक तक तो इनफैक्ट सारे स्टूडेंट एक ही चीज़ पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट आपका किस चीज़ से रहा? वो मैथमेटिक्स से ज़्यादा रहा और क्लास 5-6 क्योंकि हम लोग इस समय क्लास 6 से अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी तो फादर ने अच्छा गाइड किया तो इंग्लिश से भी लगाव रहा। सोशल साइंस से कुछ कम था। इंटरमीडिएट मेरा मैथमेटिक्स से हुआ और फिर ग्रेजुएशन मैं मैथमेटिक्स से ही कर रहा था, लेकिन किसी कारण से छूट गया। फिर मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया और बीपीएससी मेरा ज्योग्राफी से। ये टीचर से ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहाँ पे टीचर होते नहीं सब्जेक्ट वाइज, तो क्लास 10 तक तो ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाता था, वो काफ़ी अच्छी जानकारी एकत्रित हुई। अब 11-12 में भी समस्या आती थी
कि मैं यदि उसे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट आके सर एक पेपर मेरा साइकोलॉजी है, कहाँ पढ़ने जाए, तो फिर उनसे किताब लेके रात भर पढ़ा, टॉपिक समझा, फिर इस तरह से मैं 7-8 टॉपिक में पढ़ाया नहीं बल्कि मार्गदर्शन किया। मेरा एक नॉलेज बेस जो है थोड़ा ग्रोथ और काफ़ी बेनिफिशियल था। यदि मैं शहर में टीचर होता तो शायद मेरे लिए यह सफर कठिन होता। गांव में मैं टीचिंग किया तो ये सफर कुछ आसान। तो सर अभी हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि यूपीएससी या बीपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या सब्जेक्ट, 10th तक तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन वो इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा स्टूडेंट को कि आप मैट्रिक तक जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो, उसे ही चुने। मैट्रिक में ही यदि आप हैं तो उस समय ही चुन ले। और एक पंचवर्षीय योजना बनाए, 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना बनाकर फिर आप उसी सब्जेक्ट को इंटरमीडिएट में रखें जिससे आपको कल बीपीएससी, यूपीएससी में बैठना है। आपको सिविल सेवा में तो हर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्शनल जो होता है उसमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में उस सब्जेक्ट को प्रीफर करने वाले स्टूडेंट बैठे हैं। उसमें आपको कुछ 100 में आने हैं, कुछ 1000 नहीं कर सकते, कुछ 100 में आने हैं। जो आज कल के युवाओं के साथ हो रही है, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वहाँ पर जो हम लोगों का बहुत सारा एनालिसिस हमने देखा अभी तक, बहुत पिछले 5-10 सालों से, कि कहीं न कहीं अगर जो 100 की अगर हम बात करें तो 40 से 50 ओनली IITians ही होते हैं, है ना, या फिर NITian होते हैं। उनके बारे में जब हम लोगों ने बहुत सारे टीचरों से या बहुत सारे शिक्षाविदों से बात किया या स्टूडेंट से बात किया, तो उनका ये कहना हुआ फिर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बड़े टीचर का सपोर्ट, बड़े बड़े फैकल्टीज, उनका सपोर्ट उनको मिलता है और वो फिर अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। और उनके बाद जब उनका बीटेक फाइनल हो जाता है या फिर अच्छे कॉलेजेस से उनका अगर बीएससी फाइनल हो जाता है, फिर वो अप्लाई करते हैं यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो वहाँ से उनको ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। या फिर एक ऐसा बच्चा, क्योंकि हम लोग का जो आज कार्यक्रम है वो हम लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रख के बनाए हैं ताकि ग्रामीण युवा वर्ग की जो युवती है या युवक है वो भी यूपीएससी और बीपीएससी की तरफ मूव कर सके और अपना परचम लहरा सके। तो सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो ग्रामीण स्तर से उठता है, आर्ट्स के बैकग्राउंड से उठता है, वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से 12th करता है, आर्ट्स के बैकग्राउंड से बीए करता है, फिर जाके यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करता है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो IIT करता है, NIT करता है या अच्छे जगह से बीएससी करता है, अगेन वो फिर जाकर यूपीएससी और बीपीएससी में बैठता है, तो किनका होने का चांस? कहा कि IITian जो है वो इंडिया का 12th के बाद सबसे बड़ा एग्जाम क्लियर करके आए हुए हैं, अर्थात उनके पास दिमाग है, ब्रेन है, और एक कॉन्फिडेंस भी उनका है ये कि मैंने एक 16 साल 17 साल की उम्र में मैंने इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक किया था जिसमें कुछ 1000 बच्चे थे। और बेशक बैकग्राउंड भी उनका ठीक ठाक रहा होगा क्योंकि IIT तक पहुंचे। जी हाँ, ये भी है। ये सारी चीज उनके सपोर्ट में है, इसलिए उनके सफल होने के चांसेस भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यहाँ ये भी सत्य है कि आर्ट से भी अपना प्रेजेंस अच्छा खासा बनाए हुए। बहुत सारे IITian और मेडिकल के स्टूडेंट्स आर्ट सब्जेक्ट लेके यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट का वैल्यू बराबर है। आर्ट वाले के साथ सुविधा ये है कि वो बिना किसी कोचिंग, बिना किसी संस्थान में जाए हुए भी सेल्फ स्टडी से, क्योंकि उनमें टेक्निकल टर्म्स कुछ कम होते हैं। अभी जो मेरे साथी लोग DSP में है, 30 क्वालिफाई किए थे लेकिन ज्वाइन 35 किए, इनमें बहुत सारे बीटेक हैं, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट आर्ट ही रहा था, तो किसी का हिंदी रहा, किसी का ज्योग्राफी रहा, और इससे 3 साल पर एक बार फॉर्म आता है, क्योंकि रेगुलर फॉर्म आते नहीं सर। जैसे का IIT का फॉर्म तो हर साल आता है, हर साल 8000 स्टूडेंट जाता है, NIT में 30,000 स्टूडेंट जाते हैं, फिर भी वहाँ पर सक्सेस रेट कम होते हैं। लेकिन यूपीएससी बीपीएससी में फॉर्म हर साल तो नहीं आते हैं, और उसके बावजूद भी सीट होते हैं 300 400।
तो उसमें जो हतोत्साहित हो जाते हैं तो उस पर आपकी सीटों की संख्या काफी कम होती है इंजीनियरिंग मेडिकल की तुलना में। नहीं है, उनका सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकली उनके चारों तरफ बिखरा हुआ है, बस सिलेबस को रिलेट करना है ग्राउंड लेवल पे। शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों को क्या पता कि किसानों की समस्याएं क्या है, गांव की महिलाओं की समस्याएं क्या है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो बुक से पढ़कर और फिर किसी से सुनकर, टीचर से सुनकर वो उसे महसूस करेंगे। गांव के बच्चे डायरेक्ट महसूस करेंगे, बेनिफिट है, इसे अवसर के रूप में परिणत करना चाहिए। देखिए सर ये तो थी आज अभी बच्चे के लिए बात। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उन पर जिम्मेवारियां बढ़ेगी, फिर वो आपकी वाले कोई में आ जाएगा। तब तक तो वो बच्चा था, फिर उन पर बहुत सारी लाइबिलिटीज आएंगी। जैसा कि आपने कहा कि आपने ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा, तो आजकल के जो सर कोचिंग व्यवस्था है जहाँ पर कि जब वो युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, खुद भी पढ़ाएंगे और दूसरे को भी पढ़ाएंगे और उसके अलावा अपना तैयारी भी करेंगे, तो उसमें उस टाइप के युवा को जो एक प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे बड़ा कोचिंग होगा, बड़े कोचिंग या उस एरिया के जो नामी टीचर होंगे उनके पास 400 स्टूडेंट होगा, 300 स्टूडेंट होगा, वो नया स्टार्ट करेंगे, उनके पास उन्होंने एक अच्छा टीचर था, मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक, पेरेंट्स का फीडबैक अच्छा था, लेकिन बावजूद मैं किसी कोचिंग से कंपेयर नहीं करता था, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये सहायक था, ये साध्य था, ये साधन था मेरा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसमें मैं अभी हूँ। ये मेरा साध्य नहीं था, ये एम नहीं था। कोचिंग को मैंने सिर्फ अपने आजीविका का साधन बनाया। तो वहाँ पे न मैं किसी बड़े कोचिंग संस्थान या जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है उससे मैं हतोत्साहित हुआ या फिर कोई प्रतिद्वंदिता मैंने पाली। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप गांव में हैं तो बिल्कुल रोजी रोटी चले उतनी ही कमाने की सोचें। गरीब बच्चे यदि हैं तो उनको जो नहीं दे सकते हैं, सक्षम नहीं है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएं। एजुकेशन को प्रमोट करने का सोचें। 100% स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ना चाहता है वो पैसे के कारण कम से कम मेरे आने से वंचित ना हो। आखिरकार आपको सिविल सेवक बनना है, न कि कोचिंग शिक्षा। ये सोचकर कि एक बच्चा 3000 दे दिया है, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, 20 बच्चा हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। जिनके अगर 10 बैच पढ़ा देंगे तो 6 लाख हो जाएगा। इन लोग में उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो सर ये तो हो गई बातें, लेकिन सर एक जो प्रॉब्लम होती है वो है क्या कि आप तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी है, जो शहरी में थोड़ा कम होता है और ग्रामीण में ज्यादा होता है कि आपको फीस कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको जो क्वेश्चन किया था कि आपके यहाँ जब कम बच्चे होंगे और किसी और कोचिंग में ज्यादा बच्चे होंगे तो लोग आपको कहेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, तब इसके पास कम बच्चा है। या फिर लोग ये भी कहेंगे कितना दिन तक तुम पढ़ोगे, पढ़े जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उस केस में या ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ था सर? मैं एक वाकया बताऊंगा कि एक दिन मैं किताब लेके अपने बगीचे की तरफ जा रहा था। बगीचे में मचान था, फिर ढाबा भी था वहाँ पढ़ने के लिए। वो एक मवेशी चराते हुए एक मेरे गांव के भैया ही लगे। उन्होंने कहा, चूंकि मैं उस समय टीचर था तो मास्टर साहब ही लोग कहते थे, अभी भी बहुत कहते हैं मास्टर साहब। तो मास्टर साहब अब कहिया तक पढ़ो? तो मैंने कहा बिहार सरकार जब तक ये दिया है तब तक मैं पढ़ूंगा। कुछ देर के लिए मैं अचंभित रहा कि इनको सवाल ये करना नहीं था, बिल्कुल धंधा भी हम लोग का अलग है, लेकिन इन्होंने कहा है तो ये होगा और इसको आपको। सर आप तो अभी ऑलरेडी प्रशासनिक पद पर एक अच्छे पद पर काबिज हो चुके हैं। ताने या बानी या जो भी चीजें आपके साथ होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप ऐसे अभिभावकों को, ऐसे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि उनके इर्द गिर्द में जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के, उनका जो मनोबल गिराने का काम करते हैं, उनके लिए आपके पास? तो मनोबल गिराते हैं, उनके साथ समस्या होती है, जानकारी का अभाव होता है। अभी भी देखेंगे गांव में एक ग्रुप डी या छोटा सा कोई नौकरी लग जाए, छोटी सी नौकरी, तो साथ में आसमान पर पारा होता है। तो वहाँ पे अभिभावक अक्सर हिम्मत हार जाते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन
स्पेशली सिविल सेवा की तैयारी जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये आपके बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक का एक्सपीरियंस समाहित करता है अपने आप में। तो एक लंबी प्रक्रिया, उसके बाद भी आपको काफ़ी रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावकों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि यदि ये लड़का जो कि आपके गांव, आपके बीच से बिना किसी संस्थान की मदद से इस पद पर आ सकता है, तो आपके बच्चे भी आ सकते हैं। विश्वास रखिए अपने बच्चों पर, उसे सहूलियत दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं उतनी सहूलियत आप दे सकते हैं। अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उनका हौसलावर्धन करें, लोगों की बातों पर ध्यान न दें। आप सर अभी डीएसपी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। ऐसे आमतौर पर लोग पुलिस वाले से डरते हैं। अगर एक वर्दी देखे, सपोज आप एक वर्दी में हैं तो आपको लोग पुलिस वाले समझते हैं, सर कहते हैं, इज्जत मिलता है। और अगर आप सिर्फ अभी वर्दी उतार कर किसी दुकान में भी जाए तो शायद मुझे नहीं लगता है क्या कि लोग सर कहते हैं, तो सर नहीं कहते हैं जनरली, क्योंकि ये वर्दी का एक पावर होता है। तो आप अभी सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, युवाओं को भी जागृत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी समाज के तबके के लोग होते हैं कि जो जिस पोजीशन पर आप जहां बैठे हैं वहां पर जब आपसे उनका किसी भी तरह का भिड़ंत होता है या फिर वो एक गलत ट्रैक के आदमी होते हैं, वो आपके बैकग्राउंड पता करते हैं कि क्या बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड पता चलेगा आप एक शिक्षक थे, और शिक्षक के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो एक नॉर्मल आदमी होते हैं जो कि दंड पे विश्वास नहीं बल्कि उसे सुधारने पर विश्वास करते हैं। तो आप वैसे युवाओं से या युवतियों से या वैसे कोई भी अपराधी टाइप के आदमी से कैसे मिलते हैं? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड शिक्षा जगत से, शिक्षण से जुड़ा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं अपराधियों से एक शिक्षक के रूप में ही निपटूंगा, ताकि मैं उसे समझाकर उसे सही मार्ग पर ला सकूं। यदि उससे भी समझ में उनको नहीं आएगी तो फिर मैं डीएसपी यानी पुलिस अधिकारी के रूप में डील करूंगा। यानी कि आप हमारे दर्शकों ने एक सवाल, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे जिनका कि जवाब या फिर जो सवाल ऑलरेडी हमारे सवालों में ही शामिल था। एक सवाल हमारे पास ये आया था कि पूर्णिया के युवाओं में, क्योंकि पूर्णिया भी एक छोटा शहर की गिनती में आते हैं महानगरों के कंपेरिजन में अगर बात करें तो, लेकिन यहाँ के युवाओं में भी इसमें बहुत ही घातक ये सब नशा होते हैं, उनका लत लग चुका है। उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, या कैसे, या प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर काम कर उनके लिए क्या संदेश है? पहले तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि अपनी एक जीवन जो है बहुमूल्य है, और अपने इस बेशकीमती जीवन को इसमें गांजा भांग इस समय बर्बाद न करें। और ये बात सही है कि यदि उनके पास आज इस तरह से खतरनाक नशा उनके पास उपलब्ध होता है तो एक नेटवर्क है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं नेटवर्क का पता लगाऊंगा, और नेटवर्क का जहां पे ओरिजिन है, पूरी जो सप्लाई चेन है, उसको खत्म करने का प्रयास करूं। तो हमें भी प्रशिक्षण में ही सिखलाया गया विगत 2-3 दिनों से कि आप सप्लाई चेन में जहां से वो शुरुआत हुई, जो बड़ी मछली है उसे पकड़ो, इधर नाले सूख जाएंगे यदि ओरिजिन आपका पकड़। सर, अब बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं युवा वर्ग के जो कि आपसे ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग फॉर्मली टॉक कर रहे थे कैसे क्या परेशानियां आती है। एक हम लोग क्योंकि और हम लोग जो भी दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि आप थोड़ा इस जगह पर अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी जो जानकारी सर देंगे वो आपके लिए काफी अहम होगा। अगर आप सर जैसे भी बनना चाहते हैं या फिर आपका मन सिविल सोसाइटी में जाकर किसी भी तरह का, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो बीपीएस हो, या कोई भी अधिकारी लेवल के आप जॉब करना चाहते हैं, वैसे पद पर काबिज होना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे सर कि आप ये बताएं कि कौन कौन से बुक्स उनके लिए फायदेमंद होते हैं। क्योंकि जो शहरी बच्चे होते हैं उन्हें तो बहुत सारे ट्यूशंस मिलते हैं और मार्गदर्शन मिलते हैं, लेकिन कि एक ग्रामीण स्तर, क्योंकि आप किसी बुक को पढ़े नहीं है बल्कि आप उस बुक को देखते हैं। अगर जैसा कि आपसे बातचीत करके ही लगा कि आपके लिए बुक सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं आपके लिए बुक बस एक कहानी था जिसे आप अपने दिल में, अपने मन में उतार लेते। तो वैसे युवाओं के लिए या लड़कियों के लिए आप कुछ बुक्स का नाम बता दें ताकि उन बुक के माध्यम से वो आप जैसे क्या है कि पुस्तकालय अच्छी नहीं होती है, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जो आपका मार्गदर्शन कर सके, स्पेशली इस स्तर के एग्जामिनेशन की, सिविल सेवा की तैयारी के लिए। और
पटना जैसा शहर भी दूर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया वही मैं बताऊंगा। जी। मैं पटना जाता था, अशोक राजपथ में पटना विश्वविद्यालय के आसपास जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैं बोलता था कि चलो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी किताब क्या है, ज्योग्राफी के लिए आपके पास सबसे अच्छी किताब क्या है, इतिहास के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज जो 2-3 राइटर्स की किताब वो सामने पेश करते थे। प्राय मैं जो करता था कि सबसे मोटी किताब जो सब्जेक्ट का है वो प्रेफर करता था, जिसमें मटेरियल ज्यादा था। बाद में पता भी चला कि ये द बेस्ट बुक है, क्योंकि समय कम रहता है इसलिए हम लोग ये किताब ले लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी में मैंने खुल्लर प्रेफर किया, हिस्ट्री में मैंने वी.डी. महाजन का 3 पार्ट लिया और उसे पढ़ा, फिर पतली पतली किताबें और सारी आई। सर काफी अच्छी जानकारी आपने दी किताबों के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों में देखा जाता है कि अगर वो किसी विजुअल चीजों को कैच करे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई मूवी देख के आता है तो उसे वो चीज याद रहता है और वो किताबों में थोड़ा बोर हो जाता है। तो ऐसा ही एक अभी आप देख रहे हैं चलन चल चुका है वो सोशल मीडिया का, जहाँ पर कि बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजों को दिखाया जाता है या मूवीज में दिखाया जाता है। क्या उन्हें स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ग्रुप में मुझे जोड़ दिया गया, तो बहुत सारे अफवाह, भ्रामक तथ्य, गलत बातें, सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भ्रामक सामग्रियों से दूर रहना है। तो है क्या कि कैसे बचेंगे? तो मार्केट में जो स्थापित पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था की पुस्तकें, मैं तो प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज को जो टेस्ट उसका एक्स्ट्रा एडिशन का सेट है वो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। तो उनका गहराई से अध्ययन करें, फिर खुद वो समझेंगे कि ये भ्रामक तथ्य है। तो सोशल मीडिया का प्रयोग आप सहायक के रूप में कर सकते हैं, इसे प्राइम फर्स्ट साधन न बनाए। और इसमें जो अफवाहें फैल रही है उनको बढ़ाने का कार्य न करें, तो इसे ग्रुप से एग्जिट कर जाए, ग्रुप में आप न रहें, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपकी अभिरुचि या आपका इंक्लिनेशन दूसरी तरफ चला जाए। तो बिल्कुल स्थापित न्यूज़पेपर, बिल्कुल स्थापित मैगजीन, बिल्कुल स्थापित किताबों का चयन कर उसे पढ़ें। सोशल मीडिया का सहायक, जैसे यूट्यूब पे आप अच्छे से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका, फिर ग्रुप में यदि अच्छी अच्छी चीजें आ रही है उनका प्रसार करें, उनका अध्ययन करें। कानून में कोई प्रावधान है कि ताकि उन्हें भी सजा मिल सके कि वो गलत कुछ चीजें ना पोस्ट कर सके? बिल्कुल, कानून में इसका काफी प्रावधान है। आपका साइबर क्राइम ये सब में भी आता है, फिर IT एक्ट है उनके लिए, या लेकिन चूंकि जब तक आप किसी पे लगाए, ये एक्ट लगाए, तब तक वो बहुत दूर तक बात चली जाती है। जो इंटेंशन होता है कि कहीं का जातीय उन्माद बढ़े, क्षेत्रीय उन्माद बढ़े, जैसे महाराष्ट्र में बिहारियों के प्रति उन्माद बढ़ जाए तो वहाँ के नेताओं को कुछ फायदा हो जाए, ये बिल्कुल इस टाइप का ही है। इंटेंशन वहाँ पे जो पूरा होना था वो हो चुका है। फिर एक्ट लगा के आपका तो युवा वर्ग ही, चाहे मोब लिंचिंग हो, भीड़ तंत्र में परिणत होना हो, युवा वर्ग ही इसमें भाग लेते हैं और युवा वर्ग ही मेरा टारगेट ग्रुप है। अपराधी भी ज्यादा वहीं से होते हैं। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी, एज ए टीचर भी, एज ए सोशल वर्कर भी, मेरा टारगेट ग्रुप एक युवा वर्ग है। तो मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे आए भ्रामक चीजों का प्रसार न करें। यदि आपको कोई भेजता है तो उसे समझाएं, अदरवाइज उसे ब्लॉक करें, अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत छोटा है। तो जैसे कि कौन से बच्चे को कैसा बुक पढ़ना चाहिए, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि NCERT का इसमें क्या रोल? बहुत अच्छा सवाल है। NCERT प्राय आपने देखा होगा कि NCERT के बुक तैयार होते हैं बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड में 10-12 विद्वान होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, व्यक्तिगत रूप से राइटर अपनी किताब लिखते हैं, तो उनकी सोच ही उसमें ज्यादा प्रभावशाली होती है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको हर सोच वाले की बात, हर पक्ष की बात सुनकर अपना निर्णय लेना है। तो स्टडी के समय भी यही आदत डालनी है। तो वहाँ पे किसी खास राइटर का तो पढ़े, लेकिन NCERT को थोड़ा बेस बुक बनाए, क्योंकि वो
कुछ राइटर्स की ग्रुप बोर्ड ने तैयार किया है, तो काफी उस पर रिसर्च हुआ होगा, हर दृष्टिकोण से उससे परखा गया होगा, इसलिए एनसीईआरटी को कैसे आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी का सहयोग होना चाहिए एक सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि एक लंबा गैप हो जाता है। तो पड़ोसियों का सर्विस में क्या योगदान होता है या पड़ोसियों का क्या व्यवहार होना चाहिए? पड़ोसियों का रोल तो काफी अहम है। अक्सर गांव में या फिर समाज में देखा जाता है कि यदि किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा हो तो पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। बिल्कुल अज्ञानता। मेरा संदेश वैसे पड़ोसियों के लिए रहेगा कि यदि किसी बच्चे में कैलिबर है, आपके पड़ोस में वो है, उसमें क्षमता आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनकी मदद करें, जितना संभव हो सके आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से मदद करें। यदि वो बच्चा कल आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चे भी वो रोल मॉडल मानकर उनके पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे। यदि उनका पैर तोड़ देंगे, उनको नुकसान पहुंचा देंगे, तो फिर आपके बच्चे के लिए रोल मॉडल का कार्य कौन करेगा? आज मैं अपने गांव, अपने समाज के लिए रोल मॉडल हूँ। जो बच्चे कल कुछ बनने का सपना देख नहीं पा रहे थे, आज वो भी मेरी तरह पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। तो आपके पड़ोस में यदि कोई पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर कोई बन रहे हैं तो अच्छी बात है। आप उनसे बेहतर रिलेशन रखें, मदद करें, रिटर्न भी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इस जवाब पर हमारा भी आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपके समाज में, आपके आसपास में कोई भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता हो, भले उनका सपना बहुत ऊपर हो, क्योंकि बहुत लोगों के मुझे सुना जाता है कि वो तो सपनों में जीता है या जीती है, उनका सपना बहुत बड़ा आदमी बनने का है, तो आप प्लीज, आपसे निवेदन है, प्रथम न्यूज भी आपसे निवेदन करता है कि आप उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें। आप आर्थिक नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से ही करें, और अगर मानसिक भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट परेशान भी ना करें। शायद सर का भी यही कहना है, अगर आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो कृपया करके आप छीनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपके तानों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर आप एक बार किन्हीं को अच्छे से सपोर्ट कर दे, उनका पीठ सहला दे, उन्हें ये कह दे कि तुम अच्छा काम करो, तो यकीन मानिए कि वह बच्चा दुगनी रफ्तार से अगले दिन अपने काम पर जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लिया जो कि उनके दिल पर लगेगा, तो यकीनन वो कहीं न कहीं टूट जाता है। तो ये आप सबों से सर का और हमारा भी स्पेशली आग्रह है कि आप सबों को आगे बढ़ने दें, और ये कहीं न कहीं आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि आपके आसपास में अगर लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे कोई आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रभाव बनने पैदा होगा, तो आपके बच्चे में भी वही बनने की क्षमता होगी। तो आज इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ थे पूर्णिया के प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन जी, जिन्होंने काफी रोचक जानकारियां हमारे दर्शकों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताया, अभी चैनल के माध्यम से हमारे बताया। तो सर का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने अपना काफी कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और अगर सर कुछ कहना चाहें, अगर दोबारा आप। मुझे काफी खुशी हो रही है कि आपके चैनल के द्वारा मुझे आपके ऑडियंस से जुड़ने का मौका मिला, और मैं ऑडियंस अर्थात जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल एक सार्थक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी जिए। कभी भी नकारात्मकता को अपने से दूर रखें। बहुमूल्य जीवन है, आपका भी, मेरा भी, और पूरे समाज का जीवन बहुमूल्य है। ऐसी परिस्थिति में अपराध की दुनिया से युवा वर्ग को दूर रखने का प्रयास करें। बच्चों को अच्छा संस्कार जन्म से ही दें, ताकि वो बच्चा कल को जाके एक सामाजिक प्राणी बने और सामाजिक तत्व में परिणत न हो, जो कि उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए, बाकी दूसरों के लिए भी परेशानी हो। तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपके साथ पुनः मिलते हैं हम लोग दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए